और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करेंगे और उस पर एक्सपर्ट के भरोसेमंद जवाब आपको मिलेंगे, भरोसेमंद सलाह आपको मिलेगी। लेकिन शो में अपने सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं उसका तरीका जान लीजिए। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त आपके फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। इसके अलावा आप अपने सवाल अगर सोशल मीडिया के जरिए भी भेजना चाहते हैं तो वहां पर ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हमको आसानी हो कि आपका सवाल कहां से आ रहा है। इसके अलावा अगर आप YouTube पर हमारा शो देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और पूरा शो जो है वो YouTube पर लाइव देख सकते हैं। तो हम YouTube के कमेंट सेक्शन के भी सवाल अपने शो में शामिल करते हैं। और चलिए शो में शामिल करते हैं दो खास मेहमानों को। हमारे साथ नीलेश पावस्कर साहब हैं तनिषा एकेडमी से और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है, पहले जरा बाजार को देखें तो बाजार लगातार दूसरा दिन कह सकते हैं जब बाजार में तेजी नजर आई है। निफ्टी करीब 120 अंक बढ़कर 19,800 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 170 अंकों की बढ़त नजर आई। हालांकि बैंक निफ्टी पे आज एक वक्त पे दबाव भी नजर आया, लेकिन निफ्टी, पीएसयू बैंक और आईटी को छोड़ सभी सेक्टर आज हरे निशान में नजर आए। तो बाजार में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 1478 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 746 ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि जिन पर दबाव नजर आया, यानी वो लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। अब इसमें हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये इस पूरी तेजी को संभालने वाले स्टॉक्स रहे। वहीं पर दबाव एचसीएल टेक से आया, कोल इंडिया से आया, अदानी पोर्ट से आया, एसबीआई और टीसीएस एलटीआई माइंट्री से दबाव बनता नजर आया। चलिए बाजार पर सबसे पहले एक राय ले लेते हैं और हमारे दोनों खास एक्सपर्ट हमारे साथ बने हैं। बाजार को अगर देखें तो निमेश जी बताएं, अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है? एक तो 20,000 का लक्ष्य जो है उसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं, रिजल्ट सीजन भी है, आईटी स्टॉक्स पर नजर बनी हुई है। आज शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस के कल नतीजे आएंगे। क्या इन नतीजों का भी एक असर बाजार पर नजर आएगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली नतीजों का असर बाजार पे और स्टॉक स्पेसिफिक आएगा ही। मुझे लग रहा है कि कल से मार्केट जो है, अब तक हम लोग जो फॉलो कर रहे थे वो ग्लोबल क्यूज फॉलो कर रहे थे। कल से आने वाले 20-25 दिन जो है वो डोमेस्टिक जिस तरह से कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, उस तरह से हमको मार्केट में एक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले 20 दिन जो है वो इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहने वाली है। ऑल ओवर देखा है तो अगर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है निफ्टी का, एक बुलिश स्ट्रक्चर है और फिर से जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ था पिछले 15 दिनों में, वो फिर से निफ्टी के अंदर कल के क्लोजिंग के और आज के क्लोजिंग से है वो फिर से अप ट्रेंड में आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्यू जो है वो बुलिशनेस ही है मार्केट में। और अगेन फिर से 20,000 20,500 का लेवल आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से खास करके यूएसए से जो कल स्टेटमेंट आया था कि अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, तो वो मार्केट के लिए काफी रिलीफ होगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी थी खास करके इंटरेस्ट रेट से लेके और ये जो कुछ भी इजराइल के वॉर की सिचुएशन थे, तो काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली चीयर अप करेगा। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रही है तो उसका भी हम लोग जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखेंगे। तो ऑल ओवर लगता है कि एक डाउनसाइड जो है वो यहाँ से लिमिटेड मान के चल सकते हैं और ऑल ओवर स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग एक्शन ज्यादा देख सकेंगे, ऐसी है मेरी उम्मीद है फॉर शॉर्ट टर्म। ये बाजार पर नजरिया आपके सामने निमेश जी ने रखा। फिलहाल बढ़ते हैं आपके सवालों की ओर। यूट्यूब के सवालों को सबसे पहले शामिल करते हैं। दीपक कुमार सिंह का सवाल है,
और इनका सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक तो EIL पे है और यहाँ पर 1300 शेयर इनके पास EIL के हैं। 151 रुपये के भाव पे इन्होंने लिया है, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक। और दूसरा स्टॉक PNB है, 1000 शेयर लिया है 78 रुपये के भाव पे। तो चलिए सबसे पहले EIL पे राय लेते हैं। नितलेश बताएं EIL में क्या करना चाहिए। नितलेश जरा अपना जो आवाज है वो अनम्यूट करें जरा आप। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक वीकली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा स्टॉक में एक पॉज देखने को मिल रहा है हमें। तो जब तक ये काउंटर 135 या लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक डालने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें 147 ये लेवल का अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा काउंटर आप पूछ रहे थे वो PNB मेरा सबसे फेवरेट, मैंने काफी बार इसको रिकमेंड किया 37, 47, उसके बाद 52 और 65 के आसपास भी रिकमेंड किया था 90 प्लस के टारगेट के लिए। लेकिन हालांकि 80, 84 के आसपास ये स्टॉक रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में आप नजर बनाए रखे 72 से लेके 73 एक इंपॉर्टेंट बेस है। इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स पर बेहतर राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, सुरेश कुमार हैं और इनका सवाल हैथवे केबल पे है। 500 स्टॉक्स लिए हैं इन्होंने, 20 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही ये स्टॉक का थोड़ा सा नुकसान इनको होता हुआ। हैथवे केबल में क्या करना चाहिए निमेश जी? देखिए, हेथवे केबल की बात करें तो पर्टिकुलरली ब्रॉडबैंड सेगमेंट के अंदर जो है वो नजरिया हमारा बुलिश है, पर स्टॉक कहीं ना कहीं काफी महंगा लग रहा है। यदि आप वैल्यूएशन की बात करें तो अराउंड 50 के वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी के रिटर्न है वो रीजनेबल नहीं है, तो ये वैल्यूएशन पे भी मुझे स्टॉक महंगा लग रहा है। 20 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ये काउंटर से एग्जिट कर देना चाहिए, और जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, जब मार्केट हाई है तब वैल्यूएशन खास करके देखना चाहिए। तो मेरा व्यू इतना बुलिश नहीं है। जो फंडामेंटल है उस हिसाब से ये लेवल पे, और मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। तो एग्जिट होने की राय आपको मिलती हुई हैथवे केबल से। विक्की कुमार हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 1000 यानी सेल के 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं। 96 रुपए के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की है। फिलहाल नुकसान होता हुआ इस स्टॉक में इन्हें। चलिए नितलेश, क्या करना चाहिए सेल में? देखिए स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास है, 85 से लेके 84 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो इसमें एक बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जब तक आपका 84 लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन हो चुका है और इसके नीचे जाएगा तभी स्टॉक में खराब होगा। लेकिन अगर ये काउंटर फिर से 93, 92 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चालू हो जाता है तो फिर हम लोग 105 से लेके 107 यहाँ तक भी 40 में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अहम राय आपको सेल पे मिलती हुई। सोनू यादव हैं और JP पावर पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं 10 रुपए के भाव पे। उनके स्टॉक के आसपास ही इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए निमेश जी, JP पावर पे कोई राय आपकी? देखिए, टर्न अराउंड स्टोरी है, और स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलप होता है और टर्न अराउंड होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न्स बन सकता है। मेरा फिलहाल व्यू यही है कि स्टॉक के अंदर आप जो है वो 8 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, और यहाँ से हम लोग रिकवरी देखिए तो ऊपर में 12.5 से 13 रुपीज का लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 8 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ, और 12.5 13 के आसपास अगेन एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक खास रणनीति की सलाह मिलती हुई। नीलेश परमार हैं गुजरात से और इनका सवाल धानी सर्विसेज पे है। 1100 शेयर इन्होंने लिए हैं 57 रुपए के भाव पे। इनके भाव से काफ़ी नीचे फिलहाल ये स्टॉक का, और इसलिए इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। चलिए इस पे राय लेते हैं। नितलेश, धानी सर्विसेज क्या करें? देखो ये स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बेस यहाँ पे नीचे 38, 37 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से उछाल जब भी मिलेगा इस स्टॉक से तो एग्जिट करने की राय होगी। स्ट्रक्चर जरा भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। हाल कहीं मिलता है वहां से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है। शुभम है और उनका सवाल बजाज हिंद पे है और 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं।
₹15.56 के भाव पे। बजाज हिंदुस्तान फिलहाल फायदे में है क्योंकि अहम लेवल पे एंट्री की उन्होंने। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। निमेश जी, क्या करना चाहिए बजाज हिंदुस्तान में? देखिए, शुगर स्पेस के अंदर बात करें तो शुगर स्पेस के अंदर जो अच्छी कंपनी की बात है उसके अंदर मुझे लगा कि बलरामपुर चीनी जो है वो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डेफिनेटली आपका 15 का 25 हो गया है, और जिस तरह से एक सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आता है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। और अगर आपको शुगर स्पेस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहां पर आपको स्विच कर देना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये लेवल से आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ से एग्जिट करके बलरामपुर शुगर्स में आपको निवेश की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। अशोक गुप्ता हैं हैदराबाद से और इनका सवाल है मैप माई इंडिया पे। 100 शेयर इन्होंने लिए हैं, 1250 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है और इनके भाव से लगभग डबल के पास इस वक्त ये स्टॉक अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मैप माई इंडिया में आगे क्या नजरिया बन रहा है, निमेश जी से जान लेते हैं। निमेश जी, क्या करें मैप माई इंडिया में? काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी और नीश एरिया के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग ऑटो सेल्स देख रहे हैं और जिस तरह से कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा व्यू कंपनी के अंदर जो है वो बुलिश है, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस मिल रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर आपको 2450 से 2500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है और नीश सेगमेंट के अंदर जो है वो ट्रेड करता है, तो यहाँ से आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरा व्यू बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह, नजरिया जो है वो सकारात्मक। सदानंद है उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स पे है। 25 शेयर इन्होंने लिए हैं 380 के भाव पे और इस पे राय जानना चाहते हैं। आगे क्या नजरिया बन रहा है, नितलेश बताएं सुप्रीम पेट्रोकेमिकल पे। देखो, स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा है, डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक पेन हैंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 505 के ऊपर। तो जब तक ये काउंटर मेरे हिसाब से लोअर लेवल को ब्रीच नहीं करता है 480 के, तब तक जो भी डीप आएगा इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देके 465 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप नीचे मिलता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवालों के सिलसिले को यहाँ थोड़ा सा हमें ब्रेक लगाना होगा। अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास हम दोबारा लौटेंगे अपने कमाई के वीआईपी सेगमेंट के लिए। निमेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? देखिए, दो पिक है, एक लार्ज कैप से, एक मिड कैप बैंक से। पहली पसंद की जो है वो सिटी यूनियन बैंक की है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक के अंदर हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, अब ये सिटी यूनियन बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया था। बट स्टॉक के अंदर अगर आप देखिए तो 120 125 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, और पिछले 2 दिनों से हम लोग एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, एक मोमेंटम देख रहे हैं, एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है वो सिटी यूनियन बैंक के अंदर मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से आने वाले दिनों में एक या दो क्वार्टर में जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्रेडिट साइकिल हम लोग जो है वो एक अपटेक में देख रहे हैं, एक अच्छे उन्हीं बेटर रिजल्ट की अनुमान जो है हम लगाए रखे हैं सिटी यूनियन बैंक से। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे एक टेक्निकल रिवर्सल भी मिल चुका है, तो ये लेवल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए 120 के स्टॉप लॉस से। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में 165 के लेवल सिटी यूनियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक के अंदर मैं बाय रिकमेंडेशन देता हूँ। और सेकंड पिक जो है मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के बाद स्टॉक को हमने वन साइडेड करेक्ट होते हुए देखा है। जिस तरह से रिसेंटली अभी न्यूज फ्लो आया था कि कंपनी ने और रिलायंस रिटेल के अंदर एक इक्विटी डाइल्यूशन किया है, स्टेक बेचा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डाउनवर्ड जर्नी थी वो एक यहाँ पर खत्म हो गई और स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास भी ट्रेड कर रहा है। तो 2300 के लेवल के आसपास, अभी 2350 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर।
2250 के स्टॉप लॉस से मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर 2600 रुपए के टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिल सकता है। और सेकंड थिंग, अभी देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इन्वेंटरी गेन भी आने वाले दिनों में हो सकता है। तो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक गुड टेक्नो फंडा बाय बोल सकते हैं ये लेवल पे। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2600 के टारगेट के लिए और सिटी यूनियन बैंक 165 के टारगेट के लिए वीआईपी पिक आती हुई निमेश जी की तरफ से। चलिए नितलेश जी, आप बताएं कहाँ है नजर आपकी? देखो, मैं डाबर के साथ जाना पसंद करूंगा। डाबर में एक लोअर लेवल के आसपास अभी सपोर्ट के आसपास खड़ा है, 540 उसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट समय में हम लोगों ने इसमें बाइंग कॉल रिकमेंड किया था 550 के आसपास। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 547 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग करके चलेंगे। 530 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट हम लोग 580 के आसपास रखेंगे। 580 को अगर ये निकाल देता है तो इस काउंटर को हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह लेंगे, तो ये 750 तक भाई हम लोग इसमें ट्रेड कर देंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो 2500 से लेके 2600 इस रेंज में काफी बार कंसोलिडेट किया है। अगर यहाँ पे 2607 रुपए का एक ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग 2580 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग चलेंगे। 2650 हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट हम लोग अभी बात थोड़ा सा करके ही रखेंगे, 2800 तक भी यहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2650 के लक्ष्य के लिए और डाबर 580 के लक्ष्य के लिए। 580 के लक्ष्य को अगर ये हासिल करता है तो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से 700 750 तक के जो लक्ष्य है उनको देखना होगा। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, निमेश जी और इसके साथ ही नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए, खास विश्लेषण और अहम सलाह देने के लिए। और चलिए कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, हमारी सहयोगी अशेषा इसे बताने के लिए जुड़ गई हैं। अशेषा, बताएं कहां रखनी है नजर? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और सीपीआई का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूके से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक क्यूज की ओर नज़र डालते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई का इंडिया का भी डेटा कल रिलीज होगा। अर्निंग्स की बात करें तो आज टीसीएस के बाद कल निफ्टी, पैक से एचसीएल टेक और इन्फोसिस के नतीजे एक्सपेक्टेड है मार्केट आवर्स के बाद, और नॉन निफ्टी से भी कुछ कंपनीज के नतीजे आएंगे। एंजल वन, आनंद राठी, एचडीएफसी एएमसी, टाटा मेटालिक्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, जेटीएल इंडस्ट्रीज जैसे कुछ कंपनीज हैं जिनके सेकेंड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर होंगे। एवलॉन टेक के प्रमोटर्स का लॉक इन पीरियड कल खुलेगा। करीब 50% इक्विटी लॉक्ड इन है जो कल खुल जाएगा। ये शेयर होल्डर्स अब मार्केट में शेयर्स बेच सकेंगे, तो कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एवलॉन टेक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा बाकी इवेंट्स की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक सितंबर महीने का पॉलिसी मीटिंग का आउटकम रिलीज करेगा। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर कुछ मिनट्स आते हुए नजर आएंगे, कुछ कमेंट्री आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते ग्लोबली इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जनवरी में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए मुंबई में रोड शो चल रहा है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े उद्योगपतियों ने मुलाकात की। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग। फ्लैगशिप बिजनेस समिट वाइब्रेंट गुजरात ने हाल ही में 20 साल पूरे किए हैं और इसका जो 10वां एडिशन है 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। और उसके लिए उसको फुल बनाने के लिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मुंबई के अंदर इस इवेंट से जुड़ा हुआ एक रोड शो किया और देश के जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनसे गुजरात में आके इन्वेस्ट करने की अपील की है। और आज जो भूपेंद्र पटेल की मुलाकात हुई है रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ, इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के MD LV वैद्यनाथन, इसके अलावा टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और इसके L&T के SNS यानी SN सुब्रमण्यम ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की है। और इसके अलावा रिलायंस ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अभी जो है रिलायंस का जो गुजरात के अंदर निवेश है वो 4 लाख करोड़ का है और आने वाले 10 साल में यानी एक डिकेड में 5 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा। यानी
कुल जो निवेश है भविष्य के अंदर रिलायंस ग्रुप का गुजरात के अंदर करीब 9 से 10 लाख करोड़ का होगा। तो वाइब्रेंट गुजरात जो कि एक देश का सबसे पहला फ्लैगशिप बिजनेस समिट था और इसका 10वां एडिशन होने जा रहा है 10 से 12 जनवरी 2024 को। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।